सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रीतिकाल के कवियों के परिचय के विषय में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 कवियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें कवि केशव के विषय में पढ़ा था, चिंतामणि के विषय में पढ़ा था, उसके पश्चात हमने देव के बारे में पढ़ा था और भिखारी दास के विषय में हमने पढ़ा था। आज हम बचे हुए कवियों के विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि रीतिकालीन काव्य धारा के कवियों के परिचय के भाग 3 के अंतर्गत हमारे सामने अनेक कवि और आते हैं, जिन्होंने कि रीतिकालीन काव्य परंपरा को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया। इस परिचय भाग 3 के अंतर्गत जिन कवियों का हम अध्ययन करेंगे, उन कवियों में प्रमुख रूप से हमारे सामने उभर कर के आते हैं मतीराम हैं, पद्माकर हैं, कवि कुलपति मिश्र हैं, दुला हैं, रसलीन हैं, रसनिधि हैं आदि अनेक ऐसे कवि थे, जिन्होंने कि रीतिकालीन परंपरा को एक विस्तार स्वरूप प्रदान किया है। और उसमें भूषण जैसे कवियों ने, जो कि एक पूर्ण रूप से एक विचारधारा जो कि समाप्त हो चुकी थी आदिकाल के अंतर्गत ही, उस विचारधारा को पुनः जागृत करने का प्रयास भी उन्होंने भूषण ने किया था। तो हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो हमारे सामने कवि उभर करके आते हैं मतीराम। मतीराम के विषय में कहा जाता है कि मतीराम जो हैं वो रस सिद्ध कवि मतीराम चिंतामणि और भूषण के भाई थे। उन्होंने अनेक राजाओं का आश्रय प्राप्त कर काव्य प्रतिभा को विकसित किया। उनका जन्म 1604 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें तो ललित ललाम इनकी प्रमुख रचना मानी गई है। रसराज भी इनकी प्रमुख रचना है। फूल मंजरी, छंदसार, साहित्यसार व मतीराम सतसई इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत मानी गई हैं। रसराज और ललित ललाम में काव्य के स्वरूप के साथ अलंकार और रसों का भी इन्होंने विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। इनका काव्य ललित ललाम विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम मतीराम के विषय में ये देखते हैं कि मतीराम जो हैं वो रीतिकालीन काव्य परंपरा के एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि मतीराम ने अपने काव्य ग्रंथों के अंतर्गत एक आचार्यत्व को भी प्रदान किया है और उसके साथ साथ उन्होंने एक कवि की प्रतिभा को भी उन्होंने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत उद्घाटित किया है। एक अर्थ में उनका काव्य जो है वह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का परिचायक है, जिसका शब्द सौष्ठव और रचना विधान अत्यंत ही सरस और हृदयहारी है। उन्होंने अपनी रमणीय व कोमल कल्पना से उनका श्रृंगारिक रूप से चित्रण किया है, जिसकी रूप छवि अत्यंत ही आकर्षक और मनमोहिनी के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। तो हमने देखा कि मतीराम जो हैं वह रीतिकालीन काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत अपना विशेष स्थान रखते हैं। अगले कवि के रूप में हम यदि बात करें तो हमारे सामने आते हैं भूषण। भूषण के विषय में कहा जाता है कि भूषण जो हैं वह रीतिकालीन काव्य परंपरा के एक ऐसे कवि थे, जिन्होंने लीक से हटकर के काव्य की रचना को लिखा था। हम कहते हैं कि रीतिकाल की श्रृंगार विवेचना की लीक से हटकर भूषण ने वीर रस में कविता करते हुए राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के आश्रय में रहकर उन्होंने भारतीय स्वाभिमान के लिए गौरवमयी कविता प्रस्तुत की। उनकी प्रमुख रचनाएं शिवा बामनी, छत्रसाल दशक मानी गई हैं, जिसमें वीरता और शौर्य का बखान दिखाई पड़ता है। उनकी शिवराज भूषण नामक रचना में अलंकारों का विशेष रूप से चित्रण हुआ है, जिसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि भूषण का इस काव्य धारा के अंतर्गत एक विशेष महत्व माना गया है और रीतिकालीन काव्य परंपरा को एक शीर्ष स्थान प्रदान करने में इस कवि का बहुत ही बड़ा योगदान माना गया है। भूषण के विषय में यह भी कहा जाता है कि भूषण जो हैं वो एक राजा महाराजा के आश्रय में रह कर के उनके वीरता और शौर्य को भी उन्होंने श्रृंगारिकता के साथ प्रस्तुत करने का एक सार्थक और सफल प्रयास किया है। इसी परंपरा के अंतर्गत यदि हम अन्य कवियों के विषय के अंतर्गत यदि बात करें
उससे पहले हम कुछ भूषण के दोहों के विषय में यदि हम चर्चा करें तो कहा जाता है कि भूषण की जो काव्य रचनाएं हैं वह एक राष्ट्रीयता और वीरता और शौर्य व पराक्रम को पूर्ण रूप से उद्घाटित करने वाली काव्य की रचना हमें दिखाई पड़ती हैं। उसके पश्चात हम अन्य कवियों के विषय के अंतर्गत बात करते हैं तो हमारे सामने अन्य कवि के रूप में सबसे पहले कवि जो उभर कर के आते हैं वे हैं पद्माकर। पद्माकर जो हैं ये बांदा जिले के रहने वाले तेलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम मोहन भट्ट था। ये पन्ना के महाराजा हिंदुपति के गुरु थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1810 में हुआ था और 80 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हुआ था। कई राज दरबारों में इनका बड़ा मान था। रस के विद्यार्थियों में इनका जगत विनोद नामक जो रचना है इनकी वह अत्यंत ही प्रसिद्ध मानी गई हैं। यद्यपि इनको मिश्र बंधुओं के नवरत्नों में स्थान नहीं मिला, तथापि लक्षणों की सरलता और स्पष्टता तथा उदाहरण की उपयुक्तता उनके काव्यम के अंतर्गत पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती हैं। यदि हम इनके पद्माकर के ग्रंथों की बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जगत विनोद, उसके अतिरिक्त अन्य 8 और ग्रंथ माने गए हैं, जिसमें हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जय सिंह विरुदावली, अली जाहा प्रकाश, हितो उपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा तथा गंगा लहरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। पद्माकर ने वीर रस की भी कविताएं की हैं, किंतु वे उसमें उतने सफल नहीं हुए जितने कि भूषण दिखाई पड़ते हैं। इनकी काव्य रचना वीर रस की अपेक्षा श्रृंगार रस के अंतर्गत अधिक रमी हुई हमें दिखने को मिलती हैं। उनकी रचनात्मक कविताओं में अनुप्रासों का प्राचुर्यता दिखाई पड़ती हैं। इनकी कविता एक उदाहरण जो कि हमारे सामने उद्घाटित होता है, कुलन में केली में कछारन में कुंज में क्यारिन में कलित कलिन किल कत हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क वर्ण की जो बार बार आवृत्ति हुई है वह पूर्ण रूप से अनुप्रास अलंकार को उद्घाटित करने वाली दिखाई पड़ती हैं। अगले हम कवि के रूप में बात करें तो वो आते हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र जो हैं वह रीतिकाल के कवियों के अंतर्गत अपना विशेष स्थान रखते हैं। कुलपति मिश्र के विषय में कहा जाता है कि ये आगरा के निवासी थे। इन्होंने जयपुर के महाराजा राम सिंह के आश्रय में रहकर जीवन व्यतीत किया। काव्य शास्त्र विषय की इनकी रचना रस रहस्य, जिनकी रचना 1670 में मानी गई हैं। इनमें साहित्य दर्पण और केशव की रसिक प्रिया को आधार बना करके रस एवं काव्य के विविध भेदों का विस्तार पूर्वक चित्रण दिखाई पड़ता है। तो हम देखते हैं कि कुलपति मिश्र का भी इस काव्य धारा के अंतर्गत विशेष स्थान रहा है। अब हम बात करते हैं अगले कवि के रूप में, तो देखते हैं कि महाराजा जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, ये भी रीतिकाल के प्रमुख आचार्य के रूप में माने गए हैं। ये अलंकारवादी आचार्य थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो मानी गई है वह भाषाभूषण है। जसवंत सिंह की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भाषाभूषण, जिसके अंतर्गत उन्होंने अलंकारों का विशदतापूर्वक विवेचन किया है। इसके अलावा 212 दोहों वाले इस ग्रंथ में नायिका भेद का भी निरूपण दिखाई देता है। इन्होंने एक ही छंद में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी कवियों की परंपरा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमारे सामने अगले कवि के रूप में उभर करके आते हैं, वो हैं रसनिधि। रसनिधि जो हैं ये मध्य प्रदेश के दतिया राज्य के जागीरदार थे। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। इन्होंने भक्ति, श्रृंगार और नीति के उत्तम कोटि के दोहे रचे। इनके दोहों की दीप्ति कई बार बिहारी के दोहों से टक्कर लेती हैं। इनके एक सहर्ष की संख्या से अधिक दोहे रत्न हजारा नामक ग्रंथ में भी संकलित हुए हैं। इनके भक्तिपरक दोहे का एक उदाहरण हमारे सामने दिखाई पड़ता है, वह अत्यंत ही अनोखा है। अद्भुत गति यह रस निधि सरस प्रति की बात, आवत ही मन सांवरो उर को तिमिर न साथ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रसनिधि जो कवि हैं उन्होंने अपनी काव्य रचना के अंतर्गत रसों का और श्रृंगार का अत्यंत ही मधुर चित्रण किया है। अगले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो वो हैं रसलीन। रसलीन कवि के नाम से जाने जाने वाले
जो कवि थे ये एक मुसलमान कवि हैं और इनका जो पूरा नाम है वह है सैयद गुलाम नबी था। इनका अंग दर्पण नामक ग्रंथ अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। रसलीन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंग दर्पण, जो कि विक्रम संवत 1794 में लिखा गया। ये शुक्तियों के चमत्कार के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध माने गए हैं। अम्य हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार वाला प्रसिद्ध दोहा इन्हीं का है। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इन्होंने एक अंग दर्पण नामक ग्रंथ लिखा है जो कि अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। तो हम इसी का एक उदाहरण देखते हैं। मुख ससि निखर चकोर अरु तन पानिप लखी मीन पद पंकज देखत भ्रमर होत नयन रसलीन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रसलीन कवि का भी रीतिकालीन काव्य परंपरा में एक विशेष स्थान माना गया है। अगले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो वो आते हैं दुल्ह। दुल्ह ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। इनका रचना काल 1800 विक्रम संवत 1800 से 1825 के लगभग माना जाता है। कवि कुल कंठाभरण इनका प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। कवि दुल्ह का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? कवि कुल कंठाभरण। यह ग्रंथ कविता और सवियों में है। उन्होंने एक छंद में लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसका अलंकारों का विवेचन अत्यंत स्पष्ट और सुबोध दिखाई पड़ता है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, और बराती सकल कवि दुल्ह दुल्ह राय। उदाहरण स्वरूप दुल्ह का दिया हुआ व्यतिरिक्त का लक्षण और उसका उदाहरण भी हमारे सामने उद्घाटित होता हुआ दिखाई पड़ता है। उपमेय उपमान ते विशेष व्यतिरेक सो अधिक न्यून सम विविध बखानी कहे कवि दूल्हा निहारे चकचौंधी लगे कुंदन सो रूप पे सुगंध सरसानो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने काव्य लक्षणों के अंतर्गत व्यतिरेक को विशेष स्थान दिया है। तो आज हमने विद्यार्थियों रीतिकाल के संपूर्ण कवियों के विषय में एक विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अगले वीडियो के अंतर्गत हम रीति मुक्त काव्य धारा के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।